हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल गुनावत। और आज हम बात करने वाले हैं रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में। जनरली रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन का मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है पहले, तो वहाँ पे आप देखिए ये सारी जो चीज़ें हैं रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन की, ये सारी मैंने समझा रखी है यहाँ पे। वहाँ पे मैंने बताया था कि ओवरव्यू दे देता हूँ मैं, और बाकी जो एक्सप्लेन है, जो डायग्राम से एक्सप्लेन है कि किस तरह से रेगुलेशन करता है, कि जो दो तरह के रेगुलेशन होते हैं, एक नर्वस रेगुलेटरी मैकेनिज्म और एक केमिकल रेगुलेटरी मैकेनिज्म, वो अगले वीडियो के अंदर बताऊँगा। तो वो मैंने वहाँ पे कहा था। तो वीडियो थोड़ा लंबा बनने वाला है, तो हमारे तो हर वीडियो ही लंबे बनते हैं जनरली, क्योंकि बहुत सारों ने कमेंट आए थे और बहुत सारों ने कहा था कि वीडियो थोड़ा छोटा बनाओ। बट यार, दिक्कत वही है यार, दिक्कत वही है कि अगर वीडियो छोटा बनाता हूँ तो वो पार्ट में स्प्लाइट करना पड़ता है, मतलब अलग अलग तरह के पार्ट में बनाना पड़ता है। अगर अलग अलग तरह के पार्ट्स में बनाना पड़ता है तो उसको हम एक पार्ट को देखेंगे, दो पार्ट को देखेंगे, पूरे के पूरे पार्ट को नहीं देखेंगे। अगर जब तक पूरे जो पार्ट्स नहीं देखेंगे तब तक वीडियो देखने का, टॉपिक देखने का कोई मजा नहीं है यार। अगर आपने एक टॉपिक है, मान लो, अगर उस एक टॉपिक का अगर एक दो वीडियो देख लिए, एक नहीं देखा, तो कोई मतलब का नहीं है यार। देखो तो पूरा देखो, वरना देखो ही मत। तो मैं खुद इन चीजों को, अगर मैं खुद अगर किसी के वीडियो देखता हूं तो मैं एक या दो पार्ट देखता हूं, पूरे के पूरे पार्ट नहीं देख पाता यार, क्योंकि इच्छा ही नहीं होती। इसलिए मैंने सोचा है कि जितने भी, अगर एक टॉपिक स्टार्ट कर दिया तो वो पूरा का पूरा एक टॉपिक खत्म करना ही है यार। तो अब मैं इस वीडियो के अंदर पूरा का पूरा रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन बताऊंगा, तो उसको मैं खत्म करूंगा। तो ध्यान से देखिएगा। दो तरह के मैकेनिज्म होते हैं, एक नर्वस रेगुलेटरी और एक केमिकल मैकेनिज्म। मैंने सारी चीजें वहां पे बताई। ये दो तरह का होता है, ऑटोमेटिक कंट्रोल, वॉलेंट्री कंट्रोल। जल्दी जल्दी स्पीड में बताऊंगा क्योंकि सारी चीजें मैंने ऑलरेडी बता रखा है। ये ऑटोमेटिक दो तरह से होता है, मेडुला और पॉन्स। और ये फिर मेडुला जो डिवाइड होता है डीआरजी और वीआरजी। डीआरजी मेड बाय द आई न्यूरॉन्स और वीआरजी मेड बाय द आई एंड ई न्यूरॉन्स। इनको जो डिटेल में देखना हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हो। पॉन्स दो तरह के पार्ट है, एपनॉस्टिक सेंटर, न्यूरोटॉक्सिक सेंटर। एपनॉस्टिक सेंटर लोअर पॉन्स के अंदर होता है, न्यूरोटॉक्सिक सेंटर अपर पॉन्स के अंदर होता है। वॉलेंट्री कंट्रोल्स होता है, वो सेरेब्रम कॉर्टेक्स के अंदर लोकेटेड होता है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं केमिकल रेगुलेटरी मैकेनिज्म के बारे में, तो केमिकल रेगुलेटरी मैकेनिज्म तीन तरह के होते हैं, पेरिफेरल केमोरिसेप्टर, सेंट्रल मेडुलरी और केमोरिसेप्टर, और पल्मोनरी मायोकार्डियल केमोरिसेप्टर। पेरिफेरल केमोरिसेप्टर कैरोटिड और एओर्टिक बॉडी प्रेजेंट होती है इसके अंदर, और इसके अंदर मेडुला प्रेजेंट होता है, इसके अंदर पल्मोनरी और कोरोनरी ब्लड वेसल्स होती है। ये सारी चीज़ें मैंने बता रखी है ऑलरेडी। बस मैं बात करूंगा केमिकल रेगुलेशन और न्यूरल रेगुलेशन की, तो उनके बारे में डिटेल में समझाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा न्यूरल रेगुलेशन के बारे में, तो उसके बाद में नेक्स्ट में बात करूंगा कि केमिकल रेगुलेशन। तो न्यूरल रेगुलेशन को समझने के लिए एक देख दो चीजें देखते हैं। देखो यार, न्यूरल रेगुलेशन को समझने के लिए हमें चार चीजें पढ़नी पड़ेगी, एक डीआरजी, एक वीआरजी, और एक एपनोस्टिक सेंटर, और एक नेमोटॉक्सिक सेंटर। चार तरह की सेंटर पढ़ेंगे पढ़ेंगे अपन को। जो डीआरजी और जो वीआरजी जो सेंटर है, ये हमारे मेडुला के अंदर प्रेजेंट होता है, और जो एपनोस्टिक और जो नेमोटॉक्सिक सेंटर होता है वो हमारे पोन्स के अंदर होता है। अब बात ये आ जाती है कि जो डीआरजी होता है वो आई न्यूरॉन से बना होता है, और वीआरजी की अगर बात करूं तो इसके अंदर आई और ई न्यूरॉन्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। एपनोस्टिक सेंटर है, लोअर पोन्स के अंदर प्रेजेंट होता है। नेमोटॉक्सिक सेंटर अपर पोन्स के अंदर प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये पोन्स के अंदर प्रेजेंट होंगे, ये मेडुला के अंदर होगा। पोन्स ऊपर होगा, मेडुला नीचे होगा। तो अपन ने कहा कि अल्फाबेटिकली अगर बात करूं तो अल्फ़ाबेटिकली ए पहले आता है, इसलिए ये नीचे रह गया, पहले रह गया। और ये पी बाद में आता है अल्फ़ाबेटिकली, तो ये अपर पार्ट, अपर पहुंच का बनता है। तो डायग्राम से अगर देख दिखाना चाहूँ आपको, तो ये डायग्राम से कुछ इस तरह से होगा। ये मान लो पॉन्स है, और पॉन्स का ये अपर वाला कौन, अपर पॉन्स है, मतलब न्यूमोटॉक्सिक सेंटर सबसे ऊपर होगा। न्यूमोटॉक्सिक सेंटर के नीचे की तरफ होगा एपनोस्टिक सेंटर, और एपनोस्टिक सेंटर के नीचे होगा डीआरजी, और डीआरजी के नीचे होगा वीआरजी। इस तरह से सीक्वेंस होगा। तो अब मैं डायग्राम से बताऊंगा सारी की सारी चीज़ें, तो ध्यान से देखिएगा। तो ये कुछ न्यूरल रेगुलेशन का कुछ डायग्राम बनाया मैंने। ये हमारे अपर पे अगर बात करूँ तो ये हमारा ऊपर की तरफ पोन्स पार्ट है ये, और ये अगर बात करो तो ये मेडुला है। पोन्स के अंदर दो तरह के सेंटर होते हैं, मैंने बताया था कि अपर अगर बात करो तो नेमोटॉक्सिक सेंटर होता है, नीचे उसके नीचे होता है एपनोस्टिक सेंटर। करेक्ट, ये चीज़ें बताई थी मैंने अभी इससे पहले।
और फिर उसके मेडुला के अंदर भी दो सेंटर होते हैं जो मैंने ग्रीन से शो कर रखे हैं, और ऊपर जो मेडुला जो पोन्स के अंदर जो सेंटर है वो रेड से शो कर रखे हैं। एक होता है वीआरजी, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, और एक होता है डीआरजी, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। अब मैंने ये जो डीआरजी की अगर बात करूँ, इसको ऐसे क्यों बनाया, इसको ऐसे क्यों बनाया, भाई देखो क्या होता है कि जो वीआरजी है, वीआरजी के अंदर दो तरह के पार्ट होते हैं। एक होता है क्रेनियल ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ होता है कॉटल पार्ट। करेक्ट, इसलिए दो तरह के डिवीजन बनाए ऐसे। बट हमारे जो वीआरजी के अंदर, बट डीआरजी के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। डीआरजी के अंदर एक सिंपल पार्ट होता है, एक ही पार्ट होता है, इसलिए उसको ऐसा बनाया। इसको दो पार्ट में बनाया क्योंकि ये ऊपर क्रेनियम होगा, और जाहिर सी होनी भी चाहिए क्योंकि ब्रेन के जो नज़दीक होगा वो को उसको बोलेंगे अपन क्रेनियल पार्ट, और ब्रेन से थोड़ा दूर होगा उसको कोडा मतलब टेल होता है, तो कोडा होगा। करेक्ट, कोडा डिवीजन या कोडा पार्ट बोले। उसके बाद में नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कि, और ये पोन्स हो गया, ये मेडुला हो गया, और इसके इस साइड में यहाँ पे फोर्थ वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। और जाहिर सी बात है कि जो मेडुला के बाद में आता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है जनरली। करेक्ट, तो मैं बात करूँगा सबसे पहले कि जो हमारे जो अगर इसकी बात करूँ, ये हमारे अगर वीआरजी की अगर मैं बात करूँ तो वीआरजी से दो तरह के सिग्नल जाते हैं, और ये जो एक सिग्नल लेके जाता है क्रेनियल पार्ट, और एक सिग्नल ले जाता है कोडल पार्ट। अब ध्यान से दिखाता हूँ आपको। तो जो क्रेनियल पार्ट जो सिग्नल ले जाता है वो किसके पास ले जाता है, हमारे क्रेनियल से जाता है सिग्नल, वीआरजी से सिग्नल ले जाता है ये क्रेनियल पार्ट, और हमारे असेंसरी रेस्पिरेटरी मसल्स के पास ले जाता है। जनरली असेंसरी रेस्पिरेटरी मसल्स क्या है कि ये जो हमारे एंटेरियर एब्डोमिनल्स की जो मसल्स होती है उसको बोला जाता है असेंसरी रेस्पिरेटरी मसल्स। और अब जानते हैं कि कौन कौन सी असेंसरी रेस्पिरेटरी मसल्स होती है और कौन कौन सी एंटेरियर एब्डोमिनल्स की मसल्स होती है। जो चार तरह की मसल्स है, जो एंटेरियर एब्डोमिनल्स मसल्स होती है, और वही हमारी असेंसरी रेस्पिरेटरी मसल्स है। कौन कौन सी, एक है एक्सटर्नल ऑब्लिग्यू मसल्स, एक होती है इंटरनल ऑब्लिग्यू मसल्स, एक होती है ट्रांसवर्सल एब्डोमिनस मसल्स, और एक होती है रेक्टस एब्डोमिनस या सिक्स पैक मसल्स। जनरली होता क्या है कि जो रेक्टस जब पढ़ी थी मैंने वहाँ पे, वो तो वहाँ पे मैंने बताया था कि जो रेक्टस एब्डोमिनस जो मसल्स है उसको बोला जाता है सिक्स पैक मसल्स। मतलब कहने का मतलब मैंने वहाँ पे ये बताया था आपको कि जो रेक्टस एब्डोमिनस है इसकी अगर ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है तो यही फॉर्मेशन करती है एक तरह का सिक्स पैक का। करेक्ट, तो वो सारी चीज़ें बताई थी। और जो कोडल जो डिवीज़न है ये सिग्नल ले जाता है हमारे इंटरनल कोस्टल मसल्स के पास, आईसीएम मतलब इंटर कोस्टल मसल्स के पास ले जाता है। तो वीआरजी की बात ख़त्म हो गई। और वीआरजी की अगर मैं बात करूँ तो ये हमारे एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन में दोनों में हेल्प करता है। तो ये हुई हमारे वीआरजी की बात कि वीआरजी दो तरह से सिग्नल देगा, एक क्रेनियल एक कोडल डिवीजन के द्वारा। क्रेनियल वाला किसके पास सिग्नल लेके जाएगा, सेंसरी रेस्पिरेटरी मसल्स जो हमारी एंटेरियर एब्डोमिनस मसल्स है, और ये चार तरह की है, एंटेरियर ऑब्लिग्यूस, इंटरनल ऑब्लिग्यू, ट्रांसवर्सल एब्डोमिनल, रेक्टस एब्डोमिनस। और जो कोडल डिवीजन है इंटरनल कोस्टल मसल्स के पास सिग्नल ले जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है कि हमारी जो डीआरजी है ये डीआरजी भी एक सिग्नल ले जाता है, बट ये सिग्नल ले जाता है हमारा डायफ्राम के अंदर। और अब मैंने यहाँ पे अभी आपको ये तो कहा कि ये जो सिग्नल डायफ्राम के अंदर ये जो सिग्नल ले जा रहा है, जैसे मान लो कि ये असेंसरी रेस्पिरेटरी मसल्स के पास ले जा रहा है, ये इंटरकोस्टल मसल्स के पास ले जा रहा है, तो किसके द्वारा ले जा रहा है, क्रेनियल नर्व के द्वारा ले जा रहा है ये तो। और ये किसके कोडल डिवीजन या कोडल पार्ट के द्वारा ले जा रहा है। वैसे ही हमारे जो डीआरजी के अंदर जो डीआरजी से जो सिग्नल जा रहा है हमारे डायफ्राम के अंदर, वो किसके द्वारा जा रहा है, वो हमारी फेनरिक नर्व के द्वारा जा रहा है। करेक्ट, ये चीज समझ में आ गई आपको। बट क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये यहाँ से जो सिग्नल जाएगा ये डायफ्राम के पास, यहाँ से जो सिग्नल गए सेंसरी रेस्पिरेटरी मसल्स इंटरकोस्टल मसल्स के पास गए, यहाँ से जो सिग्नल गए, तो जाहिर सी बात है आपने कभी सोचा है कि इनके पास तो भी तो कहीं से सिग्नल आता होगा ना यार। तो आता है ना यार, दो जगह से सिग्नल आता है। दो जगह से सिग्नल आता है, एक तो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर और जो बैरो रिसेप्टर होता है ना वहां से सिग्नल आता है। और जो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर और बैरो रिसेप्टर जो यहाँ जो सिग्नल देता है, किसको सिग्नल देगा, वो हमारे डीआरजी को सिग्नल देगा। और किसके द्वारा देगा, जैसे यहाँ पे ये फेनरिक नर्व के द्वारा देता है, यहाँ क्रेनियल नर्व के द्वारा देता है, वैसे ही यहाँ पे किसके द्वारा देगा, वहां पे देगा 9th और 10th क्रेनियल नर्व के द्वारा देगा जनरली। करेक्ट। उसके बाद में
एक तो ये हो गया, ये सिग्नल देगा। दूसरा स्ट्रेस रिसेप्टर होता है हमारे लंग्स के अंदर, वो सिग्नल देगा। इसको कैसे सिग्नल देगा अब स्ट्रेस रिसेप्टर, इसकी तो मैंने बात कर ली। भाई होता क्या है कि हमारे अगर लंग्स के अंदर जो स्ट्रेस रिसेप्टर होते हैं, मान लो हमारी जो एल्वेलाई है उनके अंदर हवा फील हो गई, पूरी तरह से वो भर गई। वो क्या बोलती है, अगर उसके अंदर हवा भरती गई भरती गई भरती गई तो जाहिर सी बात है यार, वो फूलेगी फूलेगी तो वो फटेगी, और फटेगी तो नुकसान होगा यार। करेक्ट। अगर एलवेल ही फट गई तो हमारी जो नुकसान, काफ़ी नुकसान है रेस्पिरेशन के अंदर, मतलब काफ़ी क्या, बहुत पूरा ही नुकसान हो गया। तो ये हमारे इस स्ट्रेस रिसेप्टर होते हैं हमारे लंग्स के अंदर, वो क्या करते हैं, हमारे डीआरजी को एक सिग्नल देते हैं, और वो डीआरजी से कहते हैं कि भाई हमारे अंदर हवा भरी है, भाई हमारे अंदर हवा फील है, हम सफिशिएंट हैं, तो हमें मतलब अब और हवा मत भर। करेक्ट। तो वो सिग्नल देने का काम करता है इसको। तो ये फिर इसको ये क्या करता है, उस हवा को मतलब भरने नहीं देता, मतलब ये करता है कैसे, ध्यान से देखिएगा। मैं बताता हूँ दो तरह के सेंटर। अब देखो मैं मैकेनिज्म बताता हूँ। तो मैकेनिज्म क्या है कि जो एक ये जो हमारा न्यूमेटोक्सिक सेंटर होता है ये नेगेटिव फीडबैक शो करता है, और जो हमारा एपनोस्टिक सेंटर होता है पॉजिटिव फीडबैक शो करता है। कैसे यार, जो एपनोस्टिक सेंटर होता है ना, ये एपनोस्टिक सेंटर हमारा न्यूमेटोक्सिक सेंटर क्या बोलता है कि इंस्पिरेशन को कम कर, मतलब एपनोस्टिक को बोलता है कि इंस्पिरेशन कम कर, कम कर। करेक्ट। और जो एपनोस्टिक सेंटर की अगर बात करूं, तो ये जो एपनोस्टिक सेंटर होता है ये हमारे इस हमारे डीआरजी और जो वीआरजी है ना, इन दोनों को एक मतलब एक पॉजिटिव फीडबैक देता है इंस्पिरेशन के। मतलब कैसे, ध्यान से देखिएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव का क्या लफड़ा है वो समझाता हूँ मैं ढंग से। लफड़ा ये है यार कि जो एपनोस्टिक सेंटर होता है वो पॉजिटिव फीडबैक कैसे देता है, वो ऐसे देता है कि जो डीआरजी और वीआरजी है तो होते हैं ना दो तरह के जो ग्रुप है ना, इनको क्या बोलता है वो कि इंस्पिरेशन करो इंस्पिरेशन करो इंस्पिरेशन करो इंस्पिरेशन करो। करेक्ट। मतलब ये इंस्पिरेशन करते जाते हैं। अगर मान लो अगर इस एपनोस्टिक सेंटर को, अगर ये निमोटॉक्सिक सेंटर अगर नेगेटिव फीड नहीं दे, मान लो, है ना, तो क्या होगा, इनके अंदर हवा बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, तो दिक्कत होगी यार। ज्यादा एक्सेस अमाउंट में तो हवा कैसे कंट्रोल हो रही है, तो उसको कंट्रोल करने का कौन काम कर रहा है, वो निमोटॉक्सिक सेंटर कर रहा है। ये तो इसको इनिबिट करता है बट ये इसको सप्रेस करता है। करेक्ट। ये इसका मैकेनिज्म होता है, और ऐसे हमारा जो प्रोसेस है वो रेस्पिरेशन का वो चलता रहता है। यहाँ से आई वो इसको एक ये जो ये इसने क्या किया, पॉजिटिव फीडबैक शो किया, इसने नेगेटिव ये दिया। यहाँ से जो सिग्नल्स गए, यहाँ से डीआरजी हमारे डायफ्राम के पास सिग्नल भेजता है फेनरिक नर्व के द्वारा। ये इसका जो कोडल पार्ट है वो जो क्रेनियल जो कोडल पार्ट है वो तो इंटरकोस्टल मसल्स के पास सिग्नल भेजता है, और जो क्रेनियल नर्व है वो हमारे एसेंसरी रेस्पिरेटरी मसल्स के पास सिग्नल भेजता है। और इनके पास भी सिग्नल आते हैं पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर और बेरोज रिसेप्टर से, और स्ट्रेस रिसेप्टर ऑफ लंग्स। और स्ट्रेस रिसेप्टर ऑफ लंग्स तो किसके द्वारा, 10th क्रेनियल नर्व के द्वारा। और जो बेरो रिसेप्टर और जो कीमो रिसेप्टर है 9th और 10th क्रेनियल नर्व के द्वारा सिग्नल भेजता है। तो ये जो सारी की सारी बात हो जाती है। तो देखो ये जो डायग्राम है ये राइट साइड का डायग्राम है यार। ये जो फोर्थ वेंट्रिकल है, इस फोर्थ वेंट्रिकल के ये पोन्स और जो मेडुला है, ये चार तरह के जो सेंटर है, नेमोटॉक्सिक, एपनोस्टिक और जो ये डीआरजी और वीआरजी, ये हमारे राइट साइड के हैं। ऐसा ही सेम पोर्शन होगा हमारे लेफ्ट साइड में, इस साइड में, है ना। तो ये मैंने राइट साइड का एक साइड का शो किया है। करेक्ट। तो आप समझ लीजिएगा दूसरे साइड का। अगर आपको फिर तो इतना सफिशिएंट है, अगर आपको फिर भी अगर डीप में पढ़ना है तो आप एनाटोमी में जाइए, और वहां पे जो 9th और 10th क्रेनियल नर्व है, जो 9th और जो 10th क्रेनियल नर्व है उसको आप डिटेल में पढ़िए। वहां पे ये जो सारे के सारे रिसेप्टर है, सब कुछ है, वो सारे के सारे डिटेल में दे रखा है यार। करेक्ट। तो अब मैं बात करूंगा, न्यूरल रेगुलेशन हो गया, अब केमिकल रेगुलेशन के बारे में बात करूँ। अब केमिकल रेगुलेशन को कैसे समझना है, केमिकल रेगुलेशन को समझने के लिए हमें क्या है कि दो चीज़ें समझनी पड़ती है। एक तो हमें आर्च ऑफ अवोल्टा को पता होना चाहिए, और एक कोरोनरी आर्टरी का पता होना चाहिए। कैसे, देखो आर्च ऑफ अवोल्टा है, उस आर्च ऑफ अवोल्टा की मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, और वहाँ पे मैंने बताया था कि आर्च ऑफ अवोल्टा की तीन तरह की
ब्रांचेज होती है, एक राइट ब्रेक्यूलोसेफेलिक, एक होती है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और एक होती है लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। करेक्ट। अब वहां पे फिर मैंने बताया था कि जो राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो ब्रेक्यूलोसेफेलिक है, राइट ब्रेक्यूलोसेफेलिक, ये अगेन डिवाइड होती है दो तरह की। एक होती है लेफ्ट सब क्लियवियन, सॉरी राइट सब क्लियवियन में, और एक होती है राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी आगे जाके एक्सटेंड होती है एक एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और एक इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में डिवाइड, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी में डिवाइड होती है। उसी प्रकार हमारी जो लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है ये भी राइट एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में डिवाइड होती है, और जो एक है हमारी लेफ्ट सब क्लियवियन आर्टरी। तो इस कोरोनरी आर्टरी के अंदर एक बॉडी होती है, उसको बोला जाता है कैरोटिड बॉडी। क्यों? क्योंकि कैरोटिड बॉडी क्यों बोला? क्योंकि ये कैरोटिड आर्टरी के अंदर है। और उसी प्रकार और इसी तरह हमारी जो आर्च ऑफ अवोल्टा है, इसके अंदर एक बॉडी होती है, उसको अवल्टिक बॉडी बोला जाता है क्योंकि आर्च ऑफ अवोल्टा के अंदर है। अब ये तो है राइट साइड की कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और ये हो गई हमारे लेफ्ट साइड की कॉमन कैरोटिड आर्टरी, दोनों कॉमन कैरोटिड आर्टरी। तो राइट साइड की कॉमन कैरोटिड आर्टरी से और लेफ्ट साइड की कॉमन कैरोटिड आर्टरी से और राइट साइड की कॉमन कैरोटिड आर्टरी से दोनों से सिग्नल जाएगा, और ये जो हमारे कैरोटिड बॉडी है इस ये जो सिग्नल भेजेगा, और कहाँ सिग्नल भेजेगा? ब्रेन स्टेम तक भेजेगा। करेक्ट। ब्रेन स्टेम हमारे हाइंड ब्रेन और मिड ब्रेन के बीच में दोनों को बोला जाता है जनरली ब्रेन स्टेम। अब और एक जो अवल्टिक बॉडी है ये इसकी सिग्नल भेजेगी और ये ब्रेन स्टेम तक जाएगा। तो एक तो अवल्टिक बॉडी से सिग्नल आ रहा है ब्रेन स्टेम तक, और एक राइट और लेफ्ट राइट और लेफ्ट से सिग्नल कॉमन कैरोटिड आर्टरी से सिग्नल जा रहा है ब्रेन स्टेम तक। तो तीन तरह के सिग्नल गए। दो राइट और जो कॉमन कैरोटिड जो कैरोटिड बॉडी से जो सिग्नल जाता है वो तो नाइन्थ क्रेनियल नर्व लेके जाती है, दैट कैन बी ग्लोसोफेरिंग्स। और जो 10th क्रेनियल नर्व है, जो वेगस नर्व है, ये एवोल्टिक बॉडी से सिग्नल दे जाती है ब्रेन स्टेम तक। तो ये जो सारा का सारा मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूँ तो ये पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर है। इस पेरिफेरल देखो मैंने वहाँ पे बताया था, आपको ध्यान से दिखा दे। देखो यार वहाँ पे मैंने बताया था कि तीन तरह की चीज़ें पढ़ेंगे, पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर, सेंट्रल मेडुलरी कीमोरिसेप्टर और पल्मोनरी और मायोकार्डियल रिफ्रैक्शन। यार जो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर है जिसके अंदर कैरोटिड और एवोल्टिक बॉडी की डिस्कस किया था वो मैंने डायग्राम से देख लिया, तो ये पोर्शन मेरा खत्म हो गया। अब पोर्शन बताओ मेरा सेंट्रल मेडुलरी कीमोरिसेप्टर और पल्मोनरी मायोकार्डिया कीमोरिसेप्टर। सेंट्रल कीमोरिसेप्टर के अंदर मेरे को मेडुला के बारे में स्टडी करनी है, और पल्मोनरी और मायोकार्डिया के अंदर पल्मोनरी और कोरोनरी ब्लड वेसल्स के बारे में स्टडी करनी है। तो ये पोर्शन खत्म। अब बात करते हैं इन दोनों की। इन दोनों को बस मैं थ्योरेटिकल समझूंगा, थ्योरेटिकल से पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो समझते हैं, आते हैं अपने पॉइंट पे। तो यार तीन तरह की चीज़ें समझनी पड़ती है। पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर के बारे में अगर मैं बात करूं तो अब बात करता हूं पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर और सेंट्रल मेडुलरी के बीच बारे में। तो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर कब स्टिमुलेट होगा? दो कंडीशन होगी जब, ध्यान से सुनिएगा। पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर जब दो कंडीशन हो जाएगी जब स्टिमुलेट हो जाता है, या तो आर्टेरियल के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज़्यादा हो जाए, या आर्टरी के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 है वो कम हो जाए। यहाँ उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी वहाँ पे मिस्टेक हो गया था। अगर आर्टरी के अंदर आर्टेरियल के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ जाए या CO2 की मात्रा कम हो जाए, अगर ये स्टिमुलेशन हो जाए जिसकी वजह से हमारे पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर एक्टिव हो जाता है। ये तो हुए पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर के बारे में बात। अब मैं बात करता हूँ सेंट्रल और मेडुलरी कीमोरिसेप्टर। तो ये भी कब स्टिमुलेट होते हैं? ये देखो दो तरह की कंडीशन। अब यहाँ पे अगर आपको एक चीज़ भी याद है ना तो वो आप कर सकते हो कि अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ रहा है मतलब O2 तो कम हो गया, जाहिर सी बात है। और दूसरी चीज़ कि अगर सेंट्रल मेडुलरी अगर मैं बात करूँ तो ये कब स्टिमुलेट होता है? जब सेंट्रल स्पाइन जो सेरेब्रम स्पाइनल फ्लूइड है CSF है, वहाँ पे अगर H+ की मात्रा, अगर हाइड्रोजन प्लस की अगर मात्रा है जो इसका कंसंट्रेशन अगर बढ़ जाए तो जिसकी वजह से भी सेंट्रल मेडुलरी जो रिसेप्टर है वो स्टिमुलेट हो जाएंगे, एक कंडीशन। तो दूसरी कि ब्रेन के अंदर इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, अगर वो बढ़ जाए जिसकी वजह से भी सेंट्रल मेडुलरी ये स्टिमुलेट हो जाता है। अब मैं बात करता हूँ पल्मोनरी और मायोकार्डिया इन्फ्रैक्शन कैसे हो जाता है। देखो पल्मोनरी और मायोकार्डिया इन्फ्रैक्शन कब हो जाता है, अगर मैं इसके बारे में अगर बात करूँ ना यार तो मैं कैसे बात करूँगा
कि अगर मान लो कोई पेशेंट है, ट्रेकिकार्डिया का पेशेंट है। ट्रेकिकार्डिया का मतलब क्या होता है? जब मैंने हाइपोक्सिया बताया तो वहां पे अर्ली सिम्टम्स और लेट सिम्टम्स है। वहां पे बताया था अर्ली सिम्टम्स के अंदर कि ट्रेकिकार्डिया होता है, और जो बाद में जो सिम्टम्स आते हैं, जो लेट सिम्टम्स आते हैं, उसके अंदर ब्रेडिकार्डिया बताया था मैंने वहाँ पे, याद हो तो आपको। तो वहां पे मैंने एक चीज बताई थी कि जो ट्रेकिकार्डिया है एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर हमारी हार्ट रेट है वो बढ़ जाती है। मतलब 100 जो हार्ट रेट होती है नॉर्मल पर्सन के अंदर, वो 72 से 75 के पर मिनट होती है। बट ट्रेकिकार्डिया एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर जो हार्ट रेट है वो 100 से ज़्यादा हो जाती है, और जब हार्ट रेट अगर बढ़ जाती है, 100 से ज़्यादा हो जाती है, उस कंडीशन को ट्रेकिकार्डिया बोलते हैं। तो उस पेशेंट के अंदर अपन जनरली करते क्या है कि एक इंजेक्शन है, एक एक तो निकोटिन और एक होता है वेराट्रिडिन। ये दो तरह के इंजेक्शन है। मतलब ये इंजेक्शन लगाए जाते हैं पेशेंट की बॉडी के अंदर। क्यों लगाए जाते हैं? कि यार उस पेशेंट है जो ट्रेकिकार्डिया जो कंडीशन है, मतलब उसकी हार्ट रेट बढ़ गई, उससे वो ब्रेडिकार्डिया कंडीशन में आ जाए, मतलब उसकी हार्ट रेट कम हो जाए। करेक्ट, ब्रेडिकार्डिया कंडीशन में लाने के लिए होता है ट्रेकिकार्डिया कंडीशन से। तो पल्मोनरी और मायोकार्डिया जो इंफ्रैक्शन है ये हो जाता है इसकी वजह से। करेक्ट। तो मैंने कहा था ये सारी चीज़ें समझाइए। तो अगर मैं बात करूं तो इस वीडियो के अंदर मैंने सारी की सारी चीज़ें बताई कि जो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन की न्यूरल रेगुलेशन हुआ, केमिकल रेगुलेशन हुआ। तो अगर इतना भी लिख के आ जाते हैं हम एग्जाम में तो सफिशिएंट है यार। फिर भी अगर आपको डीप में पढ़ना है तो आप बुक पे जाइए और वहाँ से देखिए और सारी चीज़ें पढ़ लीजिए। उसके बाद मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आई हुई होगी। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई मेडिकोज स्टूडियो यूट्यूब चैनल्स। और इसके जो नोट्स हैं वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, और वहाँ से आप देख सकते हो जनरली। थैंक यू।